आज हम लोग क्लास 6 के ज्योग्राफी एनसीईआरटी का अध्याय 2 ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर का पूरा चैप्टर रीड करेंगे। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। ये सभी चीजें हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानी पूर्वक ग्लोब को देखिए। अब ग्लोब क्या होता है? तो ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में यानी छोटे रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ग्लोब जो है वो पृथ्वी का एक नमूना है। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाए जा सकते, पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिसमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाए जा सकते हैं। यानी कि यहाँ पे ग्लोब को आकार के आधार पर दो प्रकार बताए गए हैं, एक बड़े ग्लोब और दूसरा छोटे ग्लोब। बड़े ग्लोब ऐसे होते हैं जिसको आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया जा सकता, और छोटे ग्लोब ऐसे होते हैं जो पॉकेट में रखने योग्य होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, या फिर वे गुब्बारे जैसे होते हैं। जब जरूरत पड़े तो हम उसमें हवा भर के काम में ले सकते हैं और फिर से हवा निकाल के उसको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं। तो आगे देखते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते, उसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। यानी कि यहाँ बता रहे हैं कि ग्लोब जो है वो एक ही जगह स्थिर नहीं होता, इसको गोल गोल घुमाया जा सकता है। इसके बीच में एक सुई होती है जिसके इर्द गिर्द इसको घुमाया जाता है, जैसे कि एक लट्टू होता है वैसे ही। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है? इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है जिसे अक्ष कहा जाता है। यानी कि अक्ष यानी कि एक्सिस, एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है जिसे अक्ष कहा जाता है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा ही अक्ष है। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई होती है। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर यह सुई गुजरती है उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव है। जैसे कि मैंने बताया कि यह जो अक्ष है उत्तर ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा है। यानी कि यह रेखा सही में नहीं है, काल्पनिक है, बस हम इसकी कल्पना करते हैं, वास्तविक यह बिल्कुल ही नहीं है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है जिसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। यानी कि यही एक काल्पनिक रेखा नहीं है, यही एक जो अक्ष है यही बस एक काल्पनिक रेखा नहीं है, एक और काल्पनिक रेखा है जिसको क्या कहा जाता है? विषुवत वृत्त कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। यानी कि आप समझ रहे होंगे ये पृथ्वी हो गया, इसका जो आधा भाग उत्तर में है यह उत्तरी गोलार्ध और नीचे की तरफ जो आधा भाग है उसे दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं, यानी कि दोनों भाग जो है वो बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, कोई कम या कोई ज्यादा नहीं होता। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुव तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश यानी कि समांतर रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। यानी कि विषुवत वृत्त के बारे में हमने जाना कि एक अन्य काल्पनिक रेखा जो कि ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है उसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। और विषुवत वृत्त दो भाग विषुवत वृत्त बांटती है, वो कौन कौन से भाग है? तो सबसे पहला उत्तरी गोलार्ध और दूसरा दक्षिणी गोलार्ध। पृथ्वी के उत्तर का आधा भाग उत्तरी गोलार्ध होता है और दक्षिण का आधा भाग दक्षिणी गोलार्ध होता है। अब यहाँ पे हमने अक्षांश और समांतर रेखाओं के बारे में जाना कि विषुवत वृत्त से ध्रुव तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है और विषुवत वृत्त शून्य अंश को दर्शाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये विषुवत वृत्त है जो कि शून्य अंश को दर्शाती है। 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है। यानी कि इसके ऊपर का जो है ये 90 अंश है और इसके नीचे भी 90 अंश है जो कि दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, अतः इसका माप होगा 360 अंश का 1/4 यानी कि 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है और 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिण ध्रुव को। इस प्रकार विषुवत वृत्त उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण
स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। समानतः इसे उ डॉट या ड अक्षर से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील जो कि दक्षिण अमेरिका में बेलो होरिजोंटे दोनों एक ही अक्षांश 20 अंश पर स्थित है, लेकिन चंद्रपुर जो है वो विषुवत-वृत्त के 20 अंश उत्तर में है, लेकिन बेलो होरिजोंटो विषुवत-वृत्त के 20 अंश दक्षिण में स्थित है। इसलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तर अक्षांश पर और बेलो होरिजोंटो 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। चित्र 2.2 में स्पष्ट है कि जैसे जैसे विषुवत-वृत्त से दूर होते जाते हैं अक्षांश का आकार घटता चला जाता है। यानी कि यहाँ पे हमको दो जगहों के बारे में बताया है। एक चंद्रपुर जो कि महाराष्ट्र में है, जो कि विषुवत-वृत्त के 20 अंश उत्तर में स्थित है, उत्तर साइड में, और दूसरा जगह यह कि ब्राजील में जो कि दक्षिण अमेरिका में एक ब्राजील शहर है, वहां पे बेलो होरिजोंटो जो कि विषुवत-वृत्त के 20 अंश दक्षिण दिशा में इस क्षेत्र में स्थित है। महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखा, यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं के बारे में बताया गया है। विषुवत-वृत्त, उत्तर ध्रुव तथा दक्षिण ध्रुव के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं और भी हैं। ये हैं, सबसे पहला है उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर, दूसरा है दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण, विषुवत-वृत्त के 66.5 उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त, विषुवत रेखा के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त। पृथ्वी के ताप कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्णकटिबंधीय कहा जाता है। यानी कि हमारा जो पृथ्वी है इसको कुछ जोन में, कुछ ताप कटिबंधियों में डिवाइड किया गया है। ऐसे 3 जोन है। सबसे पहला जोन यहाँ पे उष्णकटिबंधीय है जो कि कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच का क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र में सूर्य की किरणें हमेशा सीधी पड़ती हैं, इसीलिए यहाँ पे अधिक गर्मी पड़ती है, इसलिए इसका नाम उष्ण कटिबंधीय रखा गया, यानी उष्ण यानी कि गर्म। दूसरा है कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता, ध्रुवों की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र को तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इसे शीतोष्ण कटिबंधीय कहा जाता है। अगला जो है शीतोष्ण कटिबंधीय, जो कि कर्क रेखा और उत्तर ध्रुव वृत्त तथा मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त यानी कि 2 क्षेत्र हैं। एक तो उत्तर की तरफ है जो कि कर्क रेखा और उत्तर ध्रुव वृत्त के बीच का क्षेत्र, और जो कि दक्षिण की तरफ है मकर रेखा और दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच का क्षेत्र। ये दोनों क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंधीय कहे जाते हैं क्योंकि इस क्षेत्र में सूर्य की किरणें तिरछी होती है और यहाँ पे शीतोष्ण, शीत और उष्ण, शीत मतलब ठंडा, उष्ण यानी कि गर्मी, यानी कि दोनों का मिला जुला यहाँ पे तापमान रहता है, इसलिए इसका नाम शीतोष्ण कटिबंधीय रखा गया है। आगे देखते हैं तीसरा जोन। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए ये शीत कटिबंधीय कहलाते हैं। यानी वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव के बीच का क्षेत्र और दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच का क्षेत्र, ये दोनों क्षेत्र शीत कटिबंधीय, शीत यानी कि ठंडा क्षेत्र क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इस क्षेत्र में सूर्य की किरणें अत्यधिक तिरछी पड़ती है और यहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं के बराबर आ पाता है। देशांतर क्या है? हमने अब अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़ा, अब यहाँ पे हमको देशांतर के बारे में पढ़ना है कि किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियां की आवश्यकता भी होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित है। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय याम्योत्तर कहते हैं। यानी कि यहाँ पे देशांतर रेखाओं के बारे में बताया गया है कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, यहाँ पे फिर से काल्पनिक वर्ड यूज किया गया है। काल्पनिक यानी कि इस रेखाओं की कल्पना की गई है। ये रेखाएं पृथ्वी पर नहीं खींची गई है, वास्तविक रूप से ये नहीं खींची गई है, ये काल्पनिक रूप से खींची गई है ताकि हमें ये समय का ज्ञात हो सके, जगह का ज्ञात हो सके, इन सभी मौसम का पता चल सके। इन सभी कारणों से पृथ्वी पर ये सभी काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। तो यहाँ पे याम्योत्तर के बारे में बताया गया है। इनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त है तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। यहाँ सभी देशांतरीय याम्योत्तर आपस में मिलते हैं। अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतर याम्योत्तर की लंबाई समान होती है।
यानी कि अक्षांश रेखाओं की जो लंबाई होती है वो समान नहीं होती, लेकिन देशांतरी याम्योत्तरों की जो भी लंबाई होती है सभी समान होती है। इसलिए इसे सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त किया करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चित किया कि ग्रीनिच, जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाले यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाएगी। इस यामोत्तर को प्रमुख याम्योत्तर कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व तथा 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। प्रमुख याम्योत्तर तथा 180 डिग्री याम्योत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों, पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करते हैं। इसीलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए पू तथा पश्चिम के लिए प का उपयोग करते हैं। यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व तथा और 180 डिग्री पश्चिम याम्योत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। यानी कि यहाँ पे प्रमुख याम्योत्तर के बारे में बता रहा है। देशांतरी याम्योत्तरों की लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना जो है वो बहुत ही कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनिच, जहाँ ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाले याम्योत्तरों से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाएगी और इसका मान जो है वो 0 डिग्री देशांतर है तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व तथा 180 डिग्री पश्चिम की गणना करते हैं। अब ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं एवं देशांतरीय याम्योत्तरों के द्वारा बनी ग्रिड को देखो। अगर आपको किसी स्थान से अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तर अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखें जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है। यह बिंदु धुबरी की सही स्थिति होगी। यानी कि यहाँ पे हमको ग्लोब पे स्थिति बताना सिखा रहा है कि कैसे हम ग्लोब पे स्थितियों को देख सकते हैं, किसी जगह की स्थिति को देख सकते हैं। तो यहाँ धुबरी का एक उदाहरण है जो कि 26 डिग्री उत्तर तथा 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है। इसकी स्थिति देखने के लिए हमको यहाँ पे बता रहा है। इसको समझने के लिए कागज पर समान दूरी वाली क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचिए। ऊर्ध्वाधर रेखाओं को संख्या 1, 2, 3, 4 से तथा क्षैतिज रेखाओं को क, ख, ग, घ अंघ अक्षरों से व्यक्त करें। जिन बिंदुओं पर ये ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाएं एक दूसरे को काटती है वहां कुछ छोटे वृत्त खींचिए। इन छोटे वृत्तों को अ, ब, स, ध तथा ध के नामों से व्यक्त कीजिए। मान लीजिए कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं पूर्व देशांतरों एवं क्षैतिज रेखाएं उत्तरी अक्षांशों को व्यक्त करती हैं। अब आप देखेंगे कि वृत्त अ, ख उत्तरी अक्षांश तथा 1 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अन्य वृत्तों की स्थिति ज्ञात करें। देशांतर और समय। यहाँ पर समय, हम देशांतर से समय की माप कैसे कर सकते हैं इसके बारे में हम अब पढ़ेंगे। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर के समय सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख याम्योत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय याम्योत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। यहाँ पे दोपहर की स्थिति बता रहा है कि जिस समय ग्रीनविच पर स्थित सभी याम्योत्तर पर सूर्य सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय याम्योत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर क्या होगा, दोपहर होगा। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनिच समय से आगे होगा तथा जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री तथा 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनिच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनिच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा 60 मिनट, अर्थात ग्रीनिच समय से 1 घंटा आगे, अर्थात वहाँ दोपहर का 1 बजा होगा। लेकिन ग्रीनिच से 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनिच के समय से 1 घंटा पीछे होगा, यानी कि वहाँ सुबह के 11 बजे होंगे। इसी प्रकार जब ग्रीनिच में दोपहर के 12 बजे होंगे उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। यानी कि हमें ग्रीनिच के माध्यम से समय देखना बता रहा है कि किस प्रकार पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर 24 घंटे में घूम जाती है, 360 डिग्री जो है वो घूम जाती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इसी प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तो ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में 1 बजेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि 15 डिग्री जो है बराबर 60 मिनट और 60 मिनट बराबर 1 घंटा, यानी कि समय जो है वो 1 घंटा आगे होगा और 12 बजे के 1 घंटा आगे 1 बजे। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होते हैं दोपहर में, उस समय घड़ी के दिन के 12 बजते हैं
उस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतरीय याम्योत्तर पर सभी स्थानों के स्थानीय समय समान है। हम मानक क्यों मानते हैं? अलग अलग याम्योत्तरों पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है, यानी कि हर जगह का समय अलग अलग होता है। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी याम्योत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय समझा जाए, यानी कि भारत में अलग अलग देशांतरों पे जो है अलग अलग समय होगा। एक भारत देश में ही अलग अलग समय हो जाएगा, जिसके कारण सभी जगह पे रेलगाड़ियों की समय सारणी तैयार करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना होगा। जिसके कारण क्या किया गया कि जो भारत के मध्य में से होकर जो रेखा गुजरती है उस समय को ही पूरे देश का मानक समय बना लिया गया। भारत में 82 डिग्री पूर्व को मानक याम्योत्तर माना गया है। इस याम्योत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है, यानी कि भारतीय मानक समय 82 डिग्री पूर्व में स्थित है। कबीर भोपाल के निकट के एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न में शुरू होगा, अर्थात भारत के समय अनुसार मैच शाम के 7:30 बजे शुरू होगा तथा देर रात्रि में समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच समय का क्या अंतर है? भारत के पूर्व 82 डिग्री 30 पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। कुछ देशों का देशांतर विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया है। पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। जल्दी से सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे क्लिक करो।